हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी उत्साह के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वन हु इज़ बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम और कंट्री। बताना होगा। 20 क्वेश्चंस आपको जैसे मिलते हैं वैसे मिले हैं। बच्चों पूरी एनर्जी के साथ आप क्लास में रहिए और आंसर करते रहिएगा। बताएंगे बच्चों। पहला ऑप्शन है एग्जाइल, दूसरा फैटलिस्ट, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा ग्लूटन। बताएंगे आप। आंसर करते रहिए बच्चों। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही, एग्जाइल। ओके। एग्जाइल मतलब होता है ना वनवास, वनवास या देश निकाला। ओके, देश निकाला। इस तरह के वर्ड्स हम लोगों को हिंदी में मिल जाते हैं। तो उसके लिए होता है बैनिशमेंट। आप ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिए बच्चों। बैनिशमेंट। ओके। बैनिशमेंट मतलब होता है वनवास या देश से निकाल देना किसी को। और एग्जाइल्ड भी इसका जो है सिनोनिम है। ओके। और फैटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और लक, दैट इज कॉल्ड फैटलिस्ट। इन हिंदी वी कैन से भाग्यवादी। ओके। भाग्य में विश्वास करने वाला। ओके। और थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू, अ पर्सन हु इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो गवर्नमेंट और जो है ग्लूटन, इस दोनों का मतलब होता है पेटू या खब्बू। हिंदी में कह सकते हैं अ पर्सन हु ईट्स टू मच। ओके। यस, बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छे, बिल्कुल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन completed। सेकेंड क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर लेदर इज़ मेड। बताना पड़ेगा आपको। एक ऐसा स्थान जहाँ पर लेदर मीन्स क्या होता है? चमड़ा। ओके। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एक ऐसा स्थान जहाँ चमड़े बनाए जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बच्चों सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनते हैं। जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या फिर अपने लोकेलिटी की कुछ ऐसी बातें। समझ पा रहे हैं ना। तो कोई भी वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल सकता है। यहाँ पर बताना पड़ेगा एक ऐसा स्थान, जैसे हर चीज़ के लिए एक स्थान मिल बना है ना। जैसे कपड़े रखने के लिए वार्डरोब बना है, कुत्तों को रखने के लिए कैनल बना है। समझ पा रहे हैं ना। ओके। उसी प्रकार से बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन। बिल्कुल, जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है दोज आर करेक्ट। तो बताइएगा। टैनरी, बिल्कुल है ना, चमड़ा बनाने वाला स्थान, दैट इज कॉल्ड टैनरी इन हिंदी। ओके। और लेदर मतलब होता है ना चमड़ा। ठीक है ना। वार्डरोब मतलब होता है अ पर्सन वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यानी जहाँ कपड़े रखे जाते होंगे, कपड़े रखने की अलमारी। और है आपका, हाँ, रिजर्वॉयर मतलब होता है कृत्रिम जलाशय या बांध। समझ पा रहे हैं ना, कृत्रिम जलाशय या बांध। ओके, दैट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर। और फिर है अगला, फोर्थ ऑप्शन अपना है निक्टोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। नोट करते रहिए बच्चों, कोई भी वर्ड आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। फियर ऑफ डार्कनेस। ओके। इसका मतलब होता है निक्टोफोबिया, यानी अंधेरे से डर। बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ये कई बार एग्जाम्स में आया है और इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वंस इन अ ब्लू मून, जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि ब्लू मून की घटना। तो ब्लू मून की घटना तो रोज़ तो होती नहीं, हरदम तो होती नहीं, ये ऑकेजनली होती है या बहुत दुर्लभ एक इंसिडेंट है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन से देख लीजिएगा, अ वेरी रेयर ऑकरेंस या एवरी डे फ्रीक्वेंसी, या फिर समथिंग दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, या चौथा है समथिंग दैट इज़ इजी और एफर्टलेस। बताएंगे आप। वंस इन अ ब्लू मून, बताएंगे ब्लू मून की घटना। बिल्कुल ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अ वेरी रेयर ऑकरेंस। ओके, रेयरली ओके हैपनिंग थिंग, यानी ऐसी चीज़ें जो बड़ी दुर्लभ सिचुएशन में या दुर्लभ घटना हो, उसको बोलते हैं ब्लू मून। अंडरस्टूड। चलिएगा, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कास्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसको बताइएगा।
आर्म मतलब क्या होता है? बाह, और लेग मतलब पैर। अब बताइए, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ये भी आइडियमिक एक्सप्रेशन है। पहला ऑप्शन है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और दूसरा है टू कास्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और टू बी अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, या फिर टू बी वेरी प्रॉफिटेबल। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। आप ही बताइए, किसी भी व्यक्ति के हाथ ना हो और पाँव ना हो तो क्या वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। ठीक है ना? हाथ भी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है और पैर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से आप नॉर्मल अगर सोचेंगे तो आप बिल्कुल आंसर कर पा रहे हैं ए ऑप्शन। ठीक है ना? टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मतलब कीमती चीज़, बहुत महंगी चीज़। हाथ और पैर यानी आर्म एंड लेग, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, वेरी प्रॉफिटेबल भी नहीं। टू बी वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी चीज़ या जो बहुत कीमती चीज़ हो। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। और आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपका सेंटेंस है शी इज़ गुड, और मिल रहा मैथ। बताएंगे? ये तो कई बार आपको मिल चुका है ना। बिल्कुल। गुड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड। बिल्कुल, एट। बहुत अच्छे बच्चे, एट करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुड के साथ बैड के साथ एट लगता है, याद कर लें। एट फिक्स प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर वीक हो तो वीक के साथ इन लगता है। जैसे सेंटेंस अगर लिखा हो आई एम वीक इन मैथ्स, तो ये करेक्ट है। आई एम गुड एट मैथ्स, बैड एट मैथमेटिक्स, ये करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना? तो अब गड़बड़ मत करिएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का जिन भी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बताइएगा, द बॉल वेंट, इसके बाद है द विंडो। प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस बच्चे हम जरूर आपसे देते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन को जो है जब आप एग्ज़ाम में करते हैं तो आपको लगता है ना बहुत टफ टॉपिक है, बट जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। it depends upon your practice, how much practice do you do, understood? Okay, choose the correct preposition to complete the sentence. The ball went, इसके बाद the window, through the window, over the windows, beside the window या under the window। तो बच्चे आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आंसर करते रहिए। कौन सा किया जाए? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, में से होकर। ध्यान रखिएगा, में से होकर के का मीनिंग होता है थ्रो। थ्रो मतलब होता है में से होकर। बचपन में हम सभी जब एक कहानी पढ़ते थे ना, एक राजा था जो एक बार की बात है जंगल में से होकर जा रहा था। तो आपने याद है ना, थ्रो द फॉरेस्ट होता था, तब तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब आप याद कर लीजिएगा कि थ्रो लगता है में से होकर के सेंस में, जब किसी चीज़ में से होकर कोई चीज़ जाए। ओके। ओवर मतलब होता है ऊपर से जाए। बिसाइड मतलब आप जानते हैं, बिसाइड मतलब बगल में। ओके। अंडर मतलब नीचे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो मतलब खिड़की में से होकर गया। अंडरस्टूड? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। द वेटर्स फॉलोड इन टू द रूम, इसको बताइएगा, ईच अदर, एवरी, टूगेदर या वन अनदर। विच वन इज द करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस? हाँ, बिल्कुल सही, बताते रहें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन याद है ना? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दो होते हैं। कौन कौन से बच्चों, बताइएगा? यस, ईच अदर, और दूसरा होता है वन एंड अदर। याद है ना? बिल्कुल। यहाँ पर हम सभी को ईच अदर और वन एंड अदर को देखना है। तो जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर, मोर देन टू पीपल, है ना? दो लोगों से अधिक की बात हो तो हम लोग क्या कहेंगे? वन एंड अदर। अब अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में वेटर्स है, यहाँ पर वेटर्स कितने हैं इसका जो है जिक्र नहीं है। कहीं भी सेंटेंस में द टू वेटर्स नहीं लिखा है ना? ऐसा भी नहीं लिखा है द टू वेटर्स या ईच ऑफ द टू या आइदर ऑफ द टू, कुछ भी नहीं ऐसा लिखा है।
तो यहाँ पे वन अनदर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना। एग्जाम में आपको हिंट आपके क्वेश्चन से ही मिलता है बच्चों। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, बार बार आप उसी सेंटेंस को उसी क्वेश्चन को पढ़िए तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हिंट ऐसा नज़र आएगा जो कि आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे कि किस हिंट से हमें अपने क्वेश्चन को करेक्ट करना है। अंडरस्टूड। चलिएगा, कई बार चीज़ें याद करने से नहीं होती हैं, कई बार चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, है ना। जब आप याद करते हैं तो रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको रिवीजन करने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होती, आप हैबिचुएट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ग्लॉसरी की करेक्ट है या टुमारो की है या इम्प्रूवमेंट की है या पावरफुल की है? विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करिएगा, करेक्ट ध्यान करिएगा। ग्लॉसरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GLOSSARY। समझ पा रहे हैं ना, ग्लॉसरी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ग्लॉसरी की करेक्ट स्पेलिंग GLOSSARY ग्लॉसरी होता है। अगर आप टुमारो की स्पेलिंग देखें तो टुमारो की स्पेलिंग होती है TOMORROW, टुमारो होता है। तो अपने को यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन, यही ग्लॉसरी करेक्ट है, क्योंकि टुमारो में TOMORROW होता है, ध्यान रखिएगा। और इम्प्रूवमेंट में IMPROVEMENT होता है। और पावरफुल में POWERFUL होता है, डबल एल नहीं होता। ओके, यू हैव गॉट इट? यस। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखेंगे, इट वॉज। अब आपको मिल रहा है, दो ब्लैंक स्पेस है। पहला है इट वॉज, फिर है हॉट, फिर है शी हैड टू कैरी एन अम्ब्रेला। बताइएगा, सच दैट ऑप्शन है, सो दैट ऑप्शन है, सच एज ऑप्शन है, और टू ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को बच्चों समझ रहे हैं ना कैसे करना है? जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले स्पेस में एक वाला और जो है दूसरा वाला जो कॉमा के बाद है वो इस स्पेस में रहेगा। ठीक है, अब बताइएगा क्या करेक्शन हो जाएगा इसमें? सच हॉट करेंगे या सो हॉट करेंगे, सच एज करेंगे या टू करेंगे? एक चीज़ आप नोट करते रहें, देखिएगा, सो अगर कहीं मिले तो सो के बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है, और सच अगर कहीं मिले तो सच के बाद आपको नाउन मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। सच के बाद नाउन मिलेगा। कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं कि सो लिखा जाए और कि सच लिखा जाए, तो ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा। सो के बाद एडजेक्टिव और सच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हॉट क्या है। हॉट को अगर आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो हॉटर हो जाएगा, ठीक है, हॉटर हो जाएगा। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। और हॉट अगर करेंगे तो हॉट एडजेक्टिव है कि नहीं? तो हॉट टी आप करते हैं, टी नाउन है, हॉट एडजेक्टिव है। तो जब आपने देख लिया कि सो के बाद एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे सो करेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर देखिए, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और एक बार यहाँ टू आ चुका है तो इस वाले टू का भी प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, नहीं समझे हैं तो मैं फिर से समझा दूँ बच्चों। सो के बाद एडजेक्टिव आता है, सच के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। इसको ध्यान करिएगा। ये रिमूव टू में ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ IMTOO, ठीक है, वीक, इसके बाद है टू टीच यू, इस तरीके से हम अगर करते हैं तो यहाँ रिमूव टू वाला टॉपिक पढ़ते थे हम लोग। तो आई एम सो, है ना, वीक एडजेक्टिव, इसके बाद दैट लगाते थे, आई कैन नॉट टीच यू। याद आया? बिल्कुल। तो यहाँ पर वही है, सेंस आ रहा है कि सो और दैट। अंडरस्टूड? बिल्कुल समझ गए ना। आप गड़बड़ मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। देयर वॉज, फिर करा अ ह्यूज क्राउड एट द, फिर करा थिएटर, एक और ब्लैंक स्पेस है, गेट अ टिकट। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। देयर वॉज, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, अ ह्यूज क्राउड एट द थिएटर। तो यहाँ पर वही सेंस आपको याद आया ना। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको याद रखना पड़ेगा क्या मिल रहा है आपको। देखिए, सो के बाद एडजेक्टिव मिलेगा, सच के बाद नाउन मिलेगा, तो सच अ ह्यूज क्राउड, तो आपको जब नाउन मिल रहा है तो आप सच कर दें। इसके बाद सच किस किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में नहीं है, तो बी आंसर नहीं होगा। ओके। और देखिए, सच के बाद सो, बिल्कुल सच के बाद सो नहीं आता, सच के बाद एज आता है, तो यहाँ पर एज एज लिखाया है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सच के बाद एज तब आता है जब जो है ऐसा जैसा के सेंस में आता है, तो ऐसा जैसा के सेंस में नहीं आ रहा है, सच के बाद दैट आएगा। देखिए, दैट गेट अ टिकट, इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि देयर वॉज सच अ ह्यूज क्राउड, मतलब इतनी बड़ी भीड़ थी एट द थिएटर, थिएटर पे, किस वजह से, तो भीड़ का क्या परिणाम हुआ, भीड़ का रिजल्ट ये था कि वे टिकट खरीदने के लिए जो है भीड़ लगी थी। ठीक है, यहाँ पर सच जैसे कहते ना कि सच एज, तो सच एज मतलब ऐसा जैसा, इतना उतना, इस तरीके के सेंस में सच एज लगता है। लेकिन जब परिणाम हो यानी रिजल्ट हो तो सच के बाद दैट, यानी भीड़ होने का कारण क्या था, टिकट लेना। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू, इसके बाद आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। कॉलिजन, कॉलिजन का अपोजिट क्या होगा। ओके, वी विल हैव टू फाइंड आउट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड कॉलिजन। ऑप्शन देख लीजिए, कॉलिजन मतलब होता क्या है, तो बच्चों ध्यान कर लीजिए, टकराव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टकराव। तो टकराव का क्रैश अगर करेंगे, अपोजिट ढूंढना है तो क्रैश मतलब भी होता है टकराना, स्मैश मतलब भी होता है टकरा के चूर हो जाना, स्ट्रगल मतलब भी संघर्ष। तो जब तीनों ऑप्शन सिनोनिम है तो अपने को एंटोनिम ढूंढना है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलिजन का मतलब टकराव, क्रैश, स्मैश, स्ट्रगल, ये सब एंटोनिम ना हो के सिनोनिम है। हार्मोनी इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पर हॉस्टाइल का अपोजिट क्या होगा। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुता। ठीक है, ध्यान रख लेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शत्रुता होता है, तो इसका मतलब अगर सिनोनिम देखिए तो एनमिटी, ठीक है ना, ENMITY, इनमिटी मतलब भी शत्रुता होता है। एंटीपैथी, ठीक है ना, एंटीपैथी इसका मतलब भी शत्रुता होता है। ओके, और आप जानते हैं अनफ्रेंडली मतलब भी शत्रुता होता है। बहुत अच्छे। फ्रेंडली मतलब तो दोस्ती, और अन सिंपैथेटिक ये नहीं होगा, सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है ना, ना होना, एडवर्सरी मतलब भी नहीं, अपने को अपोजिट देखना है। ठीक है, ना 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 ना, अपने को अपोजिट देखना, तो अनफ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली होगा। ठीक है ना, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली तो एंटोनिम हो गए, वो सिनोनिम हो गया। ठीक ना, ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, फ्रेंडली होगा, क्योंकि शत्रुता का मित्रता होगा। ठीक है, इसको देख लें आप, ये नहीं होगा अनफ्रेंडली, तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, अन अनसिम्पैथेटिक भी सिनोनिम है, एडवर्सरी भी सिनोनिम है, एनमिटी भी सिनोनिम है, और एंटीपैथी भी सिनोनिम है, अनफ्रेंडली भी सिनोनिम है। फ्रेंडली इसका एंटोनिम है, अपने को एंटोनिम ढूंढना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको, इंस्ट्रक्शन अगर आपसे गड़बड़ हुई तो मेरी तरह आप भी गलत ऑप्शन को चुन के चले आएंगे। यहाँ पर भी देखिएगा, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बताइएगा, एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट क्या होगा। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करना। ठीक है, फिजूल खर्ची करना, इसका अगर आप सिनोनिम देखें तो मतलब होता है लैविश। ठीक है, लैविश इसका सिनोनिम है। और वेस्टफुल, वेस्टफुल ये भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, प्रोडिगल भी इसका सिनोनिम है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेंडथ्रिफ्ट ये भी इसका सिनोनिम है, और रिच भी इसका सिनोनिम है। तो फ्रूजल है ना, फ्रूगल यही इसका एंटोनिम है। फ्रूगल मतलब होता है कंजूसी करना। ओके, बहुत बढ़िया, अपोजिट ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 12 फोर्थ देख लेंगे। 14 कह रहा कि रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्टली पर्सन एंड अ गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड।
आपको यहाँ एरर ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 14 में। रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्टली पर्सन एंड अ गैम्बलर, मतलब बचपन से ही वो बेईमान था, और गैम्बलर मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेस गैम्बल, यानी जुआ खेलने वाला, ऐसे व्यक्ति को गैम्बलर बोलते हैं। तो जुआरी था और क्या था, बेईमान था। तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, किस में एरर आपको मिला। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन में ही एरर है, डिसऑनेस्टली नहीं डिसऑनेस्ट होगा। यहाँ पर एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लाना है, तो पर्सन के पहले डिसऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है। अगर डिसऑनेस्टली करेंगे तो ये तो एडवर्ब हो गया, और पर्सन नाउन है, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। गॉट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, बताइएगा क्या है। स्पॉन्टेनिटी, रोग्यू, सैक्रिलिज या मिलेनियम। मिस स्पेल्ट बताना है, यानी कि इनकरेक्टली ओके स्पेल्ट बताएंगे कौन सा गलत लिखा है। देखिए स्पॉन्टेनिटी कहते हैं ना कि नेचुरली, SPONTANEITY, ये तो करेक्ट लिखा है। ओके, रोग्यू ROGUE ये भी करेक्ट लिखा है। और सेक्रिलेज, इसको देख लिया जाए। सेक्रिलिज तो SACRILEGE ये भी करेक्ट है। और मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग डबल एन होती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। MILLE होता है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम हो गया, ठीक है। और ऐसे कुछ मिसलेनियस हो गया, है ना। एनसाइक्लोपीडिया हो गया, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स है जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। तो मिलेनियम मतलब होता है ना 1000 साल का, या सहस्राब्दी 1000 वर्षों वाला, उसको बोलते हैं मिलेनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। नो सूनर डिड ही, अब आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, पुलिस फिर ब्लैंक स्पेस ही रैन अवे। पुलिस को जैसे देखा तैसे भाग गया, यानी देखा ही नहीं कि भाग गया। तो नो सूनर के साथ डिड आएगा, तो क्या आप करेक्ट करेंगे, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 16 में बिल्कुल डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और नो सूनर कहीं भर रहे तो उसके साथ दैन आता है। समझ पा रहे हैं ना, नो सूनर दैन। अब अगर डिड के जगह हैड होता तो सीन आप करते। ओके, तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, इसको बताइएगा। पंक्चुएशन वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। लास्ट में जो फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कोलन होता है, सेमी कोलन होता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, यही सब आपको पंक्चुएशन में देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सही मार्क का यूज़ किया गया है और कहाँ पर नहीं। तो ये दिया गया स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे हम सभी, सी ऑप्शन को करते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। चेंज द वॉइस, योर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड एवरीवन, आपका मधुर गीत, आपका मधुर गीत हर किसी को अच्छा लगा या आकर्षित किया, बताइए। चार्म्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ध्यान से करिएगा। वाज, बिल्कुल सही, ठीक है ना, वाज। तो किस किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बट बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम सभी बाई को नहीं लिखते हैं, उन उसके साथ कुछ फिक्स ही प्रिपोजिशन लगता है इन प्लेस ऑफ बाई। जैसे सेटिस्फाई जो है विथ लगता है, ठीक है, अलाउंड के साथ एट लगता है, कंटेन के साथ इन लगता है, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, ओके, ओबेलाइज्ड के साथ टू लगता है, समझ पा रहे हैं ना, नो के साथ टू लगता है, वैसे चाम के साथ विथ लगता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, बाई नहीं लगेगा,
क्योंकि चार्म्ड विथ योर सॉन्ग, ठीक है, विथ लगता है जब इंस्ट्रूमेंट की तरह बात होती है तब, ठीक है, तो वॉज चार्म्ड विथ योर सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। द काउ लिव्स, फिर कह रहा है ग्रास ऑन वेजिटेशन, ऑन एट विथ फ्रॉम। ये तो बहुत आसान है ना, मुझे लगता है आज का सबसे आसान प्रश्न यही था। क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे कि ऑन, बाकी विथ और फ्रॉम तो नहीं होगा, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बट किसी से कहिएगा मत, ओके। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे 19 का ए है ना, घास पर और वनस्पतियों पर वह जिंदा रहती है, ठीक है। आज तो आजकल क्या हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, घास वगैरह नहीं उग पा रहे हैं। आजकल लोग, एक दवा आती है जो घास पे डाल देते हैं और घास सूख जाती है, तो गाय वगैरह हमारे आपके द्वारा दिए गए भोजन पर निर्भर रहती हैं, जो हम सभी खाना बनाने के बाद एक्स्ट्रा जो है गाय को बाहर रख देते हैं, तो गौ माता आके खा लेती हैं। और एक गलती आप लोग अगर करते होंगे तो मत करिएगा, कभी भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पन्नी में रख करके मत बाहर रखिएगा, हमेशा कागज़ पर रखा करिए या किसी बर्तन में रखे रहिए। जैसे ही आप गाय को देखें, कुत्ते को देखें, तुरंत हाथों हाथ खिला दें, क्योंकि कई बार पन्नी में रखने पर क्या होता है, गौ माता पन्नी को खा लेती हैं और फिर उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आप सुधार करेंगे तभी सुधार होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल वर्ब, यू गो एंड आई। अब आपको बताना है आई शैल बी फॉलोड, आई शैल फॉलो, आई एम फॉलोइंग, आई वॉज फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा करेक्ट करेंगे, आई, बिल्कुल। अगर आपको प्रेजेंट मिल रहा है तो आपको फॉलो जो है फ्यूचर करना है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे, शैल फॉलो, यू गो एंड आई शैल फॉलो, मतलब तुम जाओ मैं पीछे पीछे आता हूँ, इस तरीके के सेंस में हम सभी लोग क्या करेंगे, ओके, फ्यूचर करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप जो है कंटिन्यूअसली क्लास अटेंड करिए और फिर आपको एक अंतर नज़र आएगा, जो कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि हमने कैसे इतना अच्छा अच्छा चीज़ सीख लिए और कैसे इतना मेहनत कर गए, ओके। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बच्चे संख्या बढ़ाइए वीडियो को देखने की, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास को देख करके पढ़ रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स।